तो बेटा जी रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो हमने पढ़ लिया है कि रेजिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल का कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एओपी बीओआई का, कंपनी का, चाहे फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब बात आती है कि सर ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस जो हमने कैलकुलेट किया है, डिटरमाइन किया है, इसका काम क्या है, क्या काम आएगा सर। ये रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन जो हमने किया है वो किस काम में आने वाला है, ठीक है कि नहीं है। तो चलो जी मेरे साथ साथ हेडिंग डालिएगा और इस चार्ट को मेरे साथ साथ बनाइएगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, क्या बोलेंगे बेटा जी, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और ये गवर्न किया जाता है सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है जी। तो जो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था वो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन जो हमने किया है, अब उसका एक्चुअली क्या इंपैक्ट आने वाला है, क्या यूज होता है, वो हमें यहां पर देखना है। क्लियर है। तो मैं यहां पर 3 तरीके के रेजिडेंशियल स्टेटस लिखने वाला हूं। सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं यहां पर आर एंड ओ आर, ठीक है, आर एंड ओ आर। इसका मतलब क्या होता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। एक मैं लिखने वाला हूं बेटा यहां पर आर एंड एन ओ आर, मतलब क्या, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये निकालते ना। और एक लिखने वाला हूं बच्चा मैं एन आर, मतलब क्या, नॉन रेजिडेंट। तो अब सीधी सी बात यह है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि सर हमने जो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया था कि कोई पर्सन या तो रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ वो पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब वो जो हमने कैलकुलेट किया है उसका क्या फर्क पड़ेगा इनकम टैक्स पे। तो बेटा जी उसका फर्क ये पड़ने वाला है कि आपको उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से उसकी इनकम को टैक्सेबल करना है। उसकी इनकम पे जो टैक्स लगेगा या जो उसकी इनकम टैक्सेबल होगी इन इंडिया, वो होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर उसकी इनकम टैक्सेबल इनटू इंडिया है या नहीं है, ये बात का हमें कहां से पता चलने वाला है, रेजिडेंशियल स्टेटस से। तो रेजिडेंशियल स्टेटस मैंने यहां पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिए, एक रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक नॉन रेजिडेंट। कब कौन क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, एचयूएफ का, कंपनी का, अदर्स का, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है क्या नहीं है। चलो जी अब यहां पर हम इस चार्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ बनाइएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें इनकम एक्रूड, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम एक्रूड एंड की जगह यहां और लिख लीजिएगा, एंड की जगह यहां और लिख लीजिएगा, इनकम एक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया। तो भाई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने इंडिया से कमाया है या फिर इंडिया में रिसीव किया है, कोई भी इनकम जो इंडिया से जनरेट की गई हो या फिर कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव की गई हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट योर इनकम विल बी टैक्सेबल इनटू इंडिया। बात खत्म, ठीक है। तो तीनों में ही बेटा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, तीनों में ही क्या हो जाएगा बच्चे, टैक्सेबल। आई थिंक पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आया कि नहीं आया। पहले पॉइंट में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताएं, पहले पॉइंट में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताएं। क्लियर है, क्या करा हमने, इनकम एक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया
विल बी टैक्सेबल इन ऑल ऑफ द केसेस, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इंडिया में इनकम कमाई है या फिर इंडिया में इनकम रिसीव की है तो तीनों में ही टैक्सेबल वो होने वाली है। बात क्लियर है या नहीं है, बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आया? पॉइंट नंबर 2 ये हमारे पास पहला था। अब सेकंड है जी हमारे पास इनकम एक्रूड और रिसीव्ड। इनकम एक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडियन बिजनेस। इंडियन बिजनेस समझ में आता है, जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से है या इंडिया में सेटअप हुआ है वो बिजनेस। वो बिजनेस कहां सेटअप हुआ है? इंडिया में। या फिर कंट्रोल कहां से होता है? इंडिया से। तो अगर आपने ऐसी कोई इनकम कमाई है या फिर ऐसी कोई इनकम रिसीव की है आउटसाइड इंडिया, कहां पर? आउटसाइड इंडिया, और ऐसे बिजनेस से की है जो कि इंडिया में या तो सेटअप हुआ था या फिर इंडिया से ही कंट्रोल होता है, तो उस केस में बेटा जी जो इनकम होगी, यानी जो आपने ये इनकम जनरेट की है या जो रिसीव की है, वो आपकी टैक्सेबल होगी सिर्फ और सिर्फ दो केसेस में, यानी कि रेजिडेंट वाले केसेस में टैक्सेबल होगी और इसमें भी टैक्सेबल होगी, और यहां पर ये नॉट टैक्सेबल होगी। बात क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है यहां तक? तो अभी तक हमने दो पॉइंट कर लिए, एक इनकम, एक एक्रू और रिसीव्ड इन इंडिया, वो तो तीनों में ही टैक्सेबल है, और एक इनकम एक्रू और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन इंडिया में वो बिजनेस सेटअप हुआ है। वो बिजनेस कहां से कंट्रोल होता है? इंडिया से। तो फिर टैक्सेबल कहां होगा? सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट में और ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, यानी सिर्फ रेजिडेंट अगर वो पर्सन है तो ही टैक्सेबल होने वाली है उसकी वो इनकम, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट के केस में वो इनकम टैक्सेबल होने वाली नहीं है, क्योंकि वो कहां मिली है? इंडिया से बाहर मिली है। बात क्लियर है या नहीं है? बोलो जी, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ। उसके बाद अगला पॉइंट आता है बेटा जी, इनकम एक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस सेटअप आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या? बिजनेस भी बाहर है, मिला भी बाहर है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन को टैक्सेबल किया जाएगा और बाकी में नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। अभी इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इस कॉन्सेप्ट में। आई थिंक 3 पॉइंट में अब कोई डाउट नहीं होगा आपको, तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहला क्या था? इनकम एक्रू और रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल। दूसरा क्या है? इनकम जो है वो मिली कहां है? आउटसाइड इंडिया, या फिर कमाई कहां है? आउटसाइड इंडिया, लेकिन बिजनेस कहां से था? इंडिया का। इंडिया में सेटअप हुआ था या फिर इंडिया में कंट्रोल किया जाता है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ दो केसेस में टैक्सेबल होगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी में। नॉन रेजिडेंट में टैक्सेबल होने वाली नहीं है। तीसरा क्या पॉइंट है? इनकम एक्रू और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है और बिजनेस भी कहां है? आउटसाइड इंडिया। सेटअप या कंट्रोल कहां से हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट जो होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो टैक्सेबल होगा, बाकी दो में टैक्सेबल होने वाला नहीं है। आई थिंक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए जी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड, accrued and received outside India
इन द प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। और ये बाद में लेटर रेमिटेड टू इंडिया, रेमिटेड टू इंडिया, ठीक है। तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सेम टू सेम यही हो जाएगा, टैक्सेबल होगी ऑर्डिनरी में और बाकी दो में नॉट टैक्सेबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है, क्लियर है ये पॉइंट? यहां तक कोई भी अगर परेशानी हो तो बताइए, अदरवाइज अब आपका लास्ट पॉइंट बचता है। लास्ट पॉइंट कहता है आपसे इनकम एक्रूड और रिसीव्ड, इनकम एक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया in any year, in any year, in any year preceding the previous year, preceding the previous year, preceding the previous year का मतलब समझते हो? प्रीवियस ईयर से पहले वाले साल हो, किसी भी पहले वाले साल, मतलब प्रीवियस ईयर जिसकी हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसकी हम टैक्सेबल करना चाह रहे हैं, उससे पहले वाले कोई से भी ईयर हो, अगर उनमें आपने इनकम एक्रू या रिसीव की थी आउटसाइड इंडिया और बाद में वो क्या कर दी गई, रेमिटेड टू इंडिया इन करंट फाइनेंशियल ईयर, और बाद में क्या कर दी गई, वो रेमिट कर दी गई, रेमिटेड टू इंडिया इन करंट ईयर, या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर लिख लीजिए इसको, करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर। तो भाई कुछ भी फर्क पड़ने वाला, तीनों में नॉट टैक्सेबल होगी, इसको हम टैक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये यार इस पे पहले ही लग चुका होगा, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, ठीक है। क्लियर है जी? ये आपका चार्ट हो गया खत्म। ये आपका सेक्शन नंबर 5 है जो हमें बताता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में। मतलब क्या कि कौन सी इनकम कब टैक्सेबल होगी, कब टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये निकालने के लिए आपको पहले रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के बाद आपको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये तीनों कैटेगरी आपको निकाल लेनी है। उसके बाद आपको ये सारा चार्ट आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 5 के हिसाब से, ठीक है। वो बताता है मोटे मोटे तौर पर कि भैया जो इनकम एक्रू या रिसीव्ड इन इंडिया है वो तीनों में ही टैक्सेबल होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट यू आर रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात कहता है कि अगर आपने इनकम एक्रू या रिसीव की है आउटसाइड इंडिया, लेकिन जो बिजनेस था वो कंट्रोल या सेटअप इंडिया से हुआ था, तो आप अगर रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। और अगर आपकी जो डिटरमाइन किया है रेजिडेंशियल स्टेटस वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो भी टैक्सेबल होगा। नॉन रेजिडेंट के केस में ये टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर के रेजिडेंट अगर आप बन जाते हो तो टैक्सेबल होगा, नॉन रेजिडेंट वाले को टैक्स नहीं देना होगा। क्लियर है? तीसरा पॉइंट बोला कि इनकम एक्रू या रिसीव की गई आउटसाइड इंडिया, और वो भी कैसे बिजनेस से की गई, आउटसाइड बिजनेस से ही की गई है, ठीक है। इंडिया का बिजनेस नहीं है, फॉरेन बिजनेस है, ठीक है। सेटअप और कंट्रोल कहां से होता है, आउटसाइड इंडिया से, फॉरेन बिजनेस है। तो भाई अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो आप यहां पर टैक्सेबल होंगे इंडिया में, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होंगे। इनकम एक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन प्रीवियस ईयर, अगर आपको प्रीवियस ईयर में मिलती है इनकम और या फिर इनकम कमाते हो या फिर रिसीव करते हो आउटसाइड इंडिया और उसको आप इंडिया रेमिट कर देते हैं, इंडिया में भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये भाई पहले वाले केस में टैक्सेबल होगी, बाकी दो में टैक्सेबल नहीं होगी। यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा, बाकी दो में टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद इनकम एक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले वाले किसी भी साल में अगर आपने इनकम एक्रू या रिसीव की थी आउटसाइड इंडिया और बाद में इसको करंट ईयर में आप इंडिया में रेमिट करते हैं तो फिर ये टैक्सेबल नहीं होगी किसी भी केस में, क्योंकि इसमें जिस साल में आप कमाएंगे उसी साल में आप पे टैक्स लग चुका होगा, ठीक है। ये पुराने सालों की बात हो गई, इसे छोड़ दें।
बात क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? पक्का? अब एक क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। चलिए जी, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। अब करते हैं कि कैसे कैसे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, बात करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, मैं यहां पर क्वेश्चन मेंशन कर देता हूं ताकि हमें बार बार जाना ना पड़े। सबसे पहले आपको कह रखा है सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके। ठीक है, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर इन ऑफ यूके। यूके का है एम्प्लॉयर और इंडिया में मिली है सैलरी। ठीक है, कितने रुपए? 1,40,000, 1,40,000। ये पॉइंट नंबर आपका 1 था। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 कहता है इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल, इन नेपाल बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूं मैं? 10,000 रुपए। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 कहता है इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा। और इसमें से कह रहा है 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया। और ये कुल मिला के था 30,000। ठीक है यहां तक? फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कहता है प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई। कहां पर है ये बिजनेस? मुंबई में। और ये कंट्रोल होता है बेटा, कंट्रोल फ्रॉम यूके। कंट्रोल कहां से होता है? यूके से। और वहां से हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख। ये यूके यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, उत्तराखंड नहीं है। ठीक है जी, यहां तक का आपको क्लियर हो रहा है कि भैया किस किस का क्या क्या ट्रीटमेंट होने वाला है? वो चार्ट के हिसाब से अब आप लोगों को बनाना है, वो चार्ट के हिसाब से कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी कौन सी नहीं होगी। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 कहता है इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है जी इंडिया में। प्रॉपर्टी कहां पर है बेटा? इंडिया में, बट रिसीव्ड इन यूएसए, बट रिसीव्ड इन यूएसए। और उसकी इनकम है 45,000। चलो जी, कह रहा है आप हमें बताएं कि क्या इनकम टैक्सेबल होगी, क्या इनकम लायबल होगी टैक्स के लिए। ठीक है, चलो जी अब करते हैं इस क्वेश्चन को। फिर से हमें वही चार्ट बनाना पड़ेगा, तीनों में हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां हमारा हो गया आर एंड ओ आर, यहां हो गया आर एंड एन ओ आर, और यहां हो गया एन आर। ठीक है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। क्लियर है? चलो जी अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। पहला पॉइंट क्या था? सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके। यूके का है एम्प्लॉयर और इंडिया में सैलरी रिसीव हुई है। बेटा जी सेक्शन नंबर 5 के हिसाब से
इनकम रिसीव्ड और एक्रूड इन इंडिया विल बी टैक्सेबल इन ऑल ऑफ द केसेस। समझ में आया कि नहीं आया? तो सैलरी कहां मिल रही है? इंडिया में। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तीनों में ही क्या होने वाले हो? टैक्सेबल। तो यहां लिख लीजिए सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। बस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। ठीक है। और कितना था? 1,40,000। तो इसमें भी टैक्सेबल हो जाओगे आप, इसमें भी टैक्सेबल हो जाओगे आप, और यहां पर भी आप टैक्सेबल हो जाओगे। क्लियर है या नहीं है? पहला पॉइंट क्लियर है भाई? दूसरे पॉइंट पर आ जाएं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इनकम फ्रॉम टी बिजनेस। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस। टी बिजनेस है और उससे आपको इनकम मिली है, और वो बिजनेस जो है कहां से कंट्रोल किया जाता है? इंडिया से। कहां से कंट्रोल किया जाता है? इंडिया से। और बिजनेस है कहां पर? नेपाल में। बिजनेस कहां पर है? नेपाल में। चलो जी, तो इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, बिजनेस है आउटसाइड इंडिया। तो उसमें हमने पढ़ा था शुरू के 2 में टैक्सेबल होता है, तीसरे में टैक्सेबल नहीं होता। तो भैया यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पर लिखें इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, ब्रैकेट में लिख देता हूं नेपाल। तो शुरू के 2 में टैक्सेबल होगा, यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल होगा, नॉन रेजिडेंट में टैक्सेबल नहीं होगा। तो भाई यहां पर अमाउंट लिख लेते हैं 10,000, यहां पर टैक्सेबल हो गया, 10,000 यहां पर टैक्सेबल हो गया, और इसमें टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है? तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखें। तीसरा पॉइंट क्या था? इंटरेस्ट मिला है, डिपॉजिट करा है कहां पर? कनाडा में। कनाडा में डिपॉजिट करा, और उस पर इंटरेस्ट कितना मिला? 30,000। कितना मिला? 30,000। लेकिन उस 30,000 में से 1/3 हिस्सा जो है, 1/3 हिस्सा जो है वो कहां मिला है? इंडिया में। बेटा इनकम रिसीव्ड और एक्रूड इन इंडिया विल बी टैक्सेबल इन ऑल ऑफ द केसेस। तो जब इनकम मिल गई कहां पर? इंडिया में, तो वो तो तीनों में ही टैक्सेबल होगी। तो 30,000 टोटल था, तो उसका 1/3 तो इंडिया में मिला। 1/3 जब इंडिया में मिला तो इसका मतलब 10,000 रुपए तीनों में ही टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गया? चलो पहले तो इसको कर लेते हैं, बाकी का टू ठद का देखते हैं क्या होगा। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट इन कनाडा रिसीव्ड इन इंडिया और कितना हो गया? 10,000। तो वो तीनों में ही टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं आया? तीनों में टैक्सेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में रिसीव हो रहा है, इंडिया में रिसीव हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आया? और बाकी का जो 2/3 हिस्सा बचा, 2/3 बचा है जो कि हमें कहां मिला है? कनाडा में, आउटसाइड इंडिया ही मिला है। तो वो सिर्फ और सिर्फ बेटा वो इंडिया से ना तो जनरेट है ना इंडिया में मिला, आउटसाइड इंडिया मिला है, और आउटसाइड इंडिया ही कमाया है। तो सिर्फ पहले में टैक्सेबल होगा, बाकी 2 में टैक्सेबल नहीं होगा। सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल होगा, बाकी में नहीं होगा। तो वो लिख लिया जाए जी अब यहां, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट इन कनाडा, और रिसीव्ड भी कहां है? इन कनाडा। कितना? 20,000। बाकी का बचा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ पहले में टैक्सेबल होगा, 2 में टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी हो तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। उसके बाद अगला पॉइंट बेटा कह रहा प्रॉफिट हुआ है बिजनेस से, यानी इनकम हुई है बिजनेस से। कहां पर? मुंबई में। और वो जो बिजनेस है कंट्रोल किया जाता है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। यानी कि इनकम कहां मिली है? इंडिया में। कंट्रोल कहां से है? यूके से। लेकिन मिली कहां पर है? इंडिया में। इनकम रिसीव्ड और एक्रू इन इंडिया विल बी टैक्सेबल इन ऑल द केसेस। तो बेटा ये तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस रिसीव्ड इन मुंबई। ठीक है ना? और कितना था? 1,00,000 रुपए। और ये तीनों में ही टैक्सेबल होने वाला है।
बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन इंडिया, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन इंडिया, और रिसीव्ड कहां हुई है बेटा, यूएसए में, यूएसए में रिसीव हुई है, लेकिन कमाई कहां पर है भाई, कमाई इंडिया की प्रॉपर्टी थी ना ये, तो कमाई कहां पर है, इंडिया में, इंडिया में कमाई है तो तीनों में टैक्सेबल, लिख दीजिए इनकम फ्रॉम अ इंडियन प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन यूके, वो आप अपने आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसका अमाउंट है बेटा जी 45,000, और ये तीनों में ही टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया बन करके। तो अब यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो, यहां से आप लोग निकाल सकते हो कि भाई उसकी टोटल इनकम, अगर वो रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो कितनी टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो कितनी टैक्सेबल होगी, और नॉन रेजिडेंट है तो कितनी टैक्सेबल होगी। समझ में आया कि नहीं आया, यहां से आप लोग अब तीनों ही केसेस में इनकम को टैक्सेबल करने का तरीका पता लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, डिटरमाइन करना है रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, फिर उसके बाद में सेक्शन 5 अप्लाई करना है। क्लियर, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन सी इनकम किस किस पे टैक्स लगने वाली है। क्लियर है जी।